कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो playrecipes.com पे जरूर है आना। किसान का फौजी बेटा। हरियाणा नाम के शहर में सूरज नाम का एक नौजवान रहा करता था। उसकी माँ का नाम था शारदा और पिताजी का नाम था शंकर। दोनों का स्वभाव बहुत शांत था, इसलिए उनके घर में हमेशा शांति बनी रहती। सूरज के माँ पिताजी गरीब होने के कारण उनके घर में हमेशा खाने के लाले पड़े रहते। सूरज अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने माँ बाप का खेतों में काम करके हाथ बटा दिया करता था। यही बात उसके माँ और पिताजी को भा जाती थी। अरे बेटा, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, ये काम के चक्कर में मत पड़ो। हाँ माँ, जब मैं नौकरी करने लगूंगा तो ये काम छोड़ दूंगा। अच्छा, मगर मैं चाहती हूँ कि तुम काम मत करो। हम दोनों है ना, हम संभाल लेंगे। हाँ बेटे, तुम्हारी माँ सही कह रही है। तुम इस काम के झंझट में मत पड़ो। ठीक है पिताजी, आप कह रहे हो तो मैं काम नहीं करूंगा, मगर पढ़ाई हो जाने के बाद तो मैं आपके साथ काम में हाथ बटा सकता हूँ ना। हाँ हाँ बेटा, तुम तुम्हारी पढ़ाई करने के बाद काम कर सकते हो। सूरज पढ़ाई करने के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहा था और उसने सेना में भर्ती होने के लिए फॉर्म भर दिया। वहां भी अच्छे मार्क्स मिलते उसका सिलेक्शन हो गया और अब वो मैदानी तैयारी के लिए लग गया। उसी तैयारी के साथ साथ वो अपने माँ और पिताजी की मदद कर ही दिया करता था, जिस वजह से उसके माँ पिताजी बहुत खुश थे। एक महीना बहुत मेहनत करने के बाद आखिरकार उसका आर्मी में सिलेक्शन हो ही गया। अब वो देश के रक्षण के लिए सीमा पर जाने के लिए तैयारी में जुट गया। ये सब देखकर उसके माँ और पिताजी की आंखें भर आई। उसकी माँ रोने लगी। उनका बेटा जल्द ही घर छोड़कर जाएगा, इस बात से वो बहुत दुखी थे। सूरज, अभी तुम्हें इतनी जल्दी जाना पड़ेगा? हाँ माँ, जाना तो पड़ेगा। तुम ये रोना बंद करो। बेटा, अब तुम चले गए कि 1 साल बाद लौट कर आओगे, और मैं कैसे रह पाऊंगी तुम्हारे बिना? माँ, पहले देश की सेवा और बाद में घर आता है। मुझे अपने देश के लिए कुछ करके दिखाना है, इसीलिए मैंने ये सेवा चुनी है। हाँ, तू ठीक कह रहा है। काम तो काम होता है। तुम जाओ बेटा, मैं अब नहीं रोऊंगी, मगर अपना ख्याल रखना। हमारे देश की सेवा सबसे पहले आती है। हाँ माँ, मैं आता हूँ। ऐसा कहकर सूरज अपने माँ के पैर छूता है और पिताजी को गले लगाकर वहाँ से निकल पड़ता है। सूरज देश की सीमा पर उसके ऑफिस में पहुँच गया। बहुत कम समय में ही उसने अपने काम में बहुत तरक्की की। ये देखकर उसके सीनियर अफसर भी बहुत खुश थे और उसकी तरक्की देखकर उसके माता पिता भी बहुत खुश थे। ऐसे ही एक दिन सूरज की माँ मंदिर में गई। हे भगवान, मेरे बच्चे की रक्षा करना। वो देश की रक्षा करेगा और आप उसकी रक्षा करना। ऐसा कहकर वो वहां से चली गई। कुछ ही दिनों बाद दिवाली का त्योहार आने वाला था। शारदा ने अपने बेटे सूरज के लिए दिवाली के बहुत सारे पकवान बना के रखे थे। उसने सूरज को फोन किया। क्या कर रहे हो बेटा? कुछ नहीं माँ, अपनी ड्यूटी पर हूँ। तुम कैसी हो? तुम्हारे हाथ के खाने की बहुत याद आती है। मैं अच्छी हूँ बेटा। यहाँ आने के बाद भर पेट खिलाऊंगी। तुम वहाँ ठीक हो ना? हाँ माँ, अपना और पिताजी का ख्याल रखना। मैं रखता हूँ। हाँ बेटा, तुम भी अपना ख्याल रखना। ऐसा कहकर शारदा ने फोन रख दिया। मगर उसका बेटा इस साल दिवाली के समय घर नहीं आएगा, इस बात का उसे बहुत दुख था। उसने बहुत सारी चीजें गरीबों में दान कर दी और उस साल की दिवाली खुद भी अच्छे से नहीं मनाई। सूरज ने भी अपनी दिवाली अपने दोस्तों के साथ ही मनाई, बॉर्डर पर अपने देश की सेवा करके। 24 घंटे सीमा पर तैनात रह के सूरज और उसके साथी देश की रक्षा कर रहे थे। एक दिन अचानक बॉर्डर पर आतंकवादियों का हमला हो गया। इस बात की किसी को भनक भी नहीं थी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि आतंकवादी सीमा पर हमला करेंगे। मेरे देश के जवानों, हमारे बॉर्डर पर आतंकवादियों का हमला हुआ है। हमें अभी के अभी तैयार होकर हमला करना है। आप सब तैयार हो? यस सर, हम तैयार हैं। सभी जवान तुरंत सीमा पर जाने के लिए तैयार हो गए। वहां जाते ही आतंकवादियों ने उन पर गोलियों की बरसात कर दी। जवानों ने उनका डटकर सामना किया। वो आतंकवादी देश की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए उन्हें रोकना बहुत जरूरी था। सूरज के मन में एक कल्पना आई और उसने अपने सीनियर साथी कैप्टन आशीष से कहा, सर, हमें आगे जाना पड़ेगा, नहीं तो ये हमारे साथियों को और ज्यादा जख्मी कर देंगे। हाँ, तुम सही कह रहे हो, चलो हम आगे निकलते हैं। हाँ सर। ऐसा कहकर सूरज और आशीष सबके आगे निकल पड़े। अब सूरज आतंकवादियों के बीचों बीच फंस गया, फिर भी उसने हार नहीं मानी। अपनी शूरता के चलते उसने बहुत सारे आतंकवादियों को मार गिराया, लेकिन उसका समय भी आ गया। आतंकवादियों ने उसके शरीर में गोलियां मारकर उसका शरीर छन्नी छन्नी कर दिया और सूरज ने वही अपने प्राण त्याग दिए।
वो देश के लिए शहीद हो गया। हमारे जवानों ने आतंकवादियों का खात्मा कर दिया, लेकिन सूरज के साथ साथ हमें भी कुछ जवान गंवाने पड़े। देश मेरे वतन मेरे, मेरी आन है तू। देश मेरे वतन मेरे, मेरी शान है तू। वतन के लिए जीना हमें, वतन के लिए मरना हमें। ए वतन तेरे कदमों पर सर अपना हम चढ़ा जाएंगे। देश मेरे वतन मेरे, मेरी आन है तू। देश मेरे वतन मेरे, मेरा अभिमान है तू। सूरज के शहादत की खबर उसके माता पिताजी तक गई। वो सुनकर उसकी माँ को बहुत बड़ा धक्का लगा और उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। उसके पिताजी भी जैसे टूट ही गए। उनके बुढ़ापे का सहारा चला गया था। दोनों भी फूट फूट कर रो रहे थे। उनका जवान बेटा शहीद हो गया था, जिसका उन्हें दुख तो था, मगर अपने बेटे पर बहुत फक्र था, क्योंकि वो हमारे देश के लिए शहीद हो गया था। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमारे देश के जवानों के प्रति हमेशा आदर और सम्मान रखना चाहिए, क्योंकि वो है, इसीलिए हम सुरक्षित रहते हैं। गौशाला वाले की सफलता। श्यामलपुर नाम के गांव में सचिन नाम का एक आदमी रहता था। उसके पास बहुत सारी खेती थी, मगर उसे पता नहीं था कि खेती के साथ क्या किया जाए। उसकी पत्नी सविता बहुत होशियार औरत थी। दोनों को भी अपनी जमीन पर थोड़ा भी घमंड नहीं था। सविता और सचिन दोनों जिम्मेदार नागरिक थे, हमेशा गांव वालों की मदद किया करते थे। उन्हें एक लड़की थी रेवा और एक लड़का था किशन। दोनों भी बहुत होशियार थे, स्कूल में हमेशा अव्वल आया करते थे। ऐसे ही एक दिन सचिन अपने घर के बाहर बैठकर सोच रहा था, क्या किया जाए जिससे मैं मेरी खेती को समृद्ध कर सकूं। क्या हुआ है पिताजी? आप इतना सोच में डूबे हुए दिखाई दे रहे हो। बेटी, मैं सोच रहा हूँ कि हम हमारी खेती को किस तरह से अच्छा बना सकते हैं। पिताजी, मैं एक बात बताऊं? हाँ मेरी बेटी, बताओ। पिताजी, मैं सोच रही थी कि हमारे गांव में हमें दूध मिलने की बड़ी समस्या है और इसी समस्या को हम हमारा साधन बना सकते हैं। जैसे? पिताजी, हम गौ पालन कर सकते हैं और उसके लिए हमारी जमीन है ही। हम उसमें ही उनको रखेंगे और उनकी देखभाल करेंगे और अपना खुद का धंधा शुरू करेंगे, जिससे हमारे गांव को मदद मिल सकेगी। अरे वाह मेरी बच्ची, कितना अच्छा विचार बताया है तुमने। मैं तुम्हारे इस सुझाव के बारे में जरूर सोचूंगा। ऐसा कहकर सचिन घर में चला जाता है और घर में जाकर अपनी पत्नी सविता से इस बारे में बात करता है। अरे सविता, हमारी रेवा ने हमारी एक और परेशानी दूर कर दी है। वो कैसे? रेवा ने हमें गौपालन का सुझाव दिया है, जिससे हमारे गांव की दूध की समस्या भी दूर हो जाएगी और हमें भी एक नई शुरुआत मिल जाएगी। हाँ, विचार तो अच्छा है आपका, मगर इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? हम बैंक से लोन ले लेंगे। मैं अभी बैंक में जाकर देखता हूँ। ऐसा कहकर सचिन बैंक में जाकर लोन के लिए एप्लीकेशन दे देता है और घर आकर आराम करने लगता है। गायों को जितना जल्द से जल्द खरीद लूं, उतना अच्छा होगा। बस एक बार ये बैंक का लोन मिल जाए। कुछ दिनों बाद उसे वो लोन मिल जाता है। लोन से मिले पैसों की मदद से सचिन 10 गायों को खरीद लेता है। अपने खेत में एक बड़ा सा फार्म बनाता है, जिसमें गायों की खाने पीने की तथा रहने की व्यवस्था की जाती है। सचिन और सविता दोनों मिलकर अपनी खेती के साथ साथ गायों की भी अच्छी तरह से देखभाल करने लगे। ऐसे ही एक दिन सचिन ने गायों का दूध निकाला और उसे बेचने डेयरी में चला गया। अरे सचिन भाई, तुम यहाँ? दूध चाहिए? अरे नहीं भाई, मुझे दूध नहीं चाहिए। मैं तो यहाँ मेरे गायों का दूध बेचने आया हूँ। क्या तुम हर रोज मेरा दूध खरीदोगे? अरे भाई क्यों नहीं, मुझे अच्छा दूध मिलने से मतलब। मैं अच्छा ही दूध लेकर आऊंगा, उसमें कोई मिलावट नहीं होगी। ठीक है भाई, अगर तुम अच्छा दूध हर रोज दोगे तो मैं हमेशा तुमसे ही दूध लूंगा। ठीक है भाई, अब मैं चलता हूँ। ऐसा बोलकर सचिन घर चला आया। तभी उसकी बेटी रेवा ने उससे कहा, पिताजी, मैं क्या सोच रही हूँ, हमारे गांव में अभी सभी लोगों को दूध मिल पाएगा, मगर बाकी के गांवों के लोगों को उनको कैसे दूध मिलेगा? इसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। हाँ बेटी, मगर अभी हमें थोड़ा रुककर सोचना चाहिए। ऐसे ही कुछ दिन चले गए। अब कुछ ही दिनों में दिवाली आने वाली थी। लोगों की दूध की मांग बहुत बढ़ गई थी, लेकिन सचिन के पास का दूध कम पड़ रहा था। सचिन ने सोचा कि अगर वो और ज्यादा गाय लेकर आए तो उसे पर्याप्त दूध मिल सकता है। अरे सविता, मैं सोच रहा हूँ कि हम और कुछ गाय लेकर आए। तुम्हारा क्या विचार है?
हाँ, विचार अच्छा है, मगर अभी के अभी हमारे यहाँ इतनी सारी गाय कैसे आ सकेगी? मैं भी उसी के बारे में सोच रहा हूँ। मेरे पास थोड़े से जेवर पड़े हुए हैं, मैं उसको कभी इस्तेमाल भी नहीं करती। अभी के लिए आप इसे गिरवी रखो, बाद में हम उन्हें छुड़वा लेंगे। सविता, मैं ये जेवर नहीं ले सकता, ये तुम्हारे शादी के जेवर है। मैं आपको इन्हें बेचने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं तो आपको बस इन्हें गिरवी रखने के लिए कह रही हूँ। ठीक है सविता, मैं ये जेवर अभी के अभी गिरवी रख कर आता हूँ और उनसे जो पैसे मिलेंगे उससे नई गाय खरीद लेंगे। ऐसा कहकर सचिन वहाँ से चला जाता है। गहने गिरवी रखकर बाजार जाकर उन पैसों से 2 और गाय खरीद कर लाता है। ऐसे ही एक दिन, पिताजी, मेरे पास एक बहुत अच्छी कल्पना है, आप सुनोगे तो बहुत खुश हो जाओगे। हाँ बोलो बेटी। पिताजी, मैं सोच रही थी कि हमारे गायों का गोमूत्र और उनके गोबर से भी हम कुछ बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? पिताजी, हम गोमूत्र को अच्छी तरह से पैक करके बेच सकते हैं और हम गोबर से उपले तथा गोबर की दिए भी बना सकते हैं और इसी तरह से हम और गाय से बनने वाले बहुत सारे उत्पादन बना सकते हैं, जैसे अगरबत्ती और धूप। विचार तो बहुत अच्छा है तुम्हारा, हम ऐसा ही करेंगे। अगले ही दिन सचिन ने अपनी गौशाला में थोड़े बदलाव किए। उसने गौशाला में कुछ पाइप लगवाकर गायों का गोमूत्र एक टंकी में जमा करना शुरू किया। वो जमा किया हुआ गोमूत्र सचिन छोटी बोतलों में पैक करने लगा। उसने गायों के गोबर के उपले और दिए बनाना भी शुरू कर दिया। इसी के साथ साथ बेटी रेवा ने YouTube से सीखकर गोबर की अगरबत्तियां और धूप बनाना शुरू कर दिया और अब सचिन और सविता ये सारे उत्पादन बाजार में जाकर बेचने लगे। अजी, हमारा ये व्यवसाय चलेगा ना? अरे भाग्यवान, चलेगा नहीं दौड़ेगा। अब तुम चिंता मत करो। धीरे धीरे उनका व्यापार बढ़ने लगा। दिवाली के दिनों में उन्होंने खूब मुनाफा कमाया। सचिन ने अब कुछ और गायें खरीद ली और अपनी बेटी और पत्नी की सहायता से एक आम किसान से एक सफल व्यापारी बन गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। कठिन परिस्थिति में हमेशा विवेक से काम लेना चाहिए। एक शामगढ़ नाम के गांव में बहुत ही पानी की समस्या थी। वहां के लोग पानी के लिए टैंकर मंगवाया करते थे। टैंकर के पानी से लोगों का दिन का गुजारा हुआ करता था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, मगर उस गांव में पानी की समस्या भीषण हो रही थी। उस गांव में सरपंच जी का बेटा श्याम ये सब देखकर बहुत चिंतित रहा करता था और ऐसे में एक दिन उसके मन में एक विचार आया कि अगर इस गांव के लिए कुछ करना चाहता हूं तो मुझे पहले इस गांव की पानी की समस्या दूर करनी होगी, मगर मुझे इसके लिए कुछ अलग सोचना पड़ेगा, कुछ नया। ऐसे सोच में उसके बहुत दिन बीत जाते हैं और एक दिन सूखी नदी के किनारे बैठे श्याम और उसके मित्र सुधीर एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। तभी, अरे सुधीर, मैं अपने गांव के लिए कुछ करना चाहता हूँ, इस गांव की पानी की समस्या दूर करना चाहता हूँ, मगर तरीका नजर ही नहीं आ रहा। हाँ श्याम, तुम्हारा विचार तो अच्छा है, मगर हम क्या कर सकते हैं? हम इतने पानी की व्यवस्था कैसे कर सकते हैं? कहाँ से आएगा इतना सारा पानी? तुम कैसे लाओगे? इसके बारे में मैं सोच रहा हूँ। अब कुछ दिन बीत जाने के बाद श्याम नदी के किनारे घूम रहा था। तभी एक जगह बहुत बड़ा तरबूज दिखाई दिया। वो तरबूज देखने के बाद श्याम की आंखें फटी की फटी रह गई। वो देखकर श्याम उसके पास चला जाता है और उसे चारों ओर से निहारता है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आती है। अगर मैं इस तरबूज का सही तरीके से इस्तेमाल करूं तो मेरे गांव को इसकी सहायता होगी और इसके उपयोग से मैं गांव में पानी लेकर जा सकता हूं। ये अच्छा आइडिया है। अब श्याम गांव में आकर एक बड़ा विशाल ट्रक लेकर चला जाता है और उस तरबूज के पास खड़ा कर देता है। अब वो कुछ आदमियों को बुलाकर उस तरबूज को उठाकर अपने ट्रक में रखवाता है और उस ट्रक को लेकर वहां से चला जाता है और घर जाकर, बेटा, ये क्या लेकर आए हो? इतना बड़ा विशाल तरबूज तुमने कहाँ से खरीद कर लेकर आए? पिताजी, ये तरबूज नदी के किनारे पड़ा हुआ था, मेरी नजर गई तो मैंने उसे उठाकर घर लेकर आया और इसकी मदद से गांव में पानी की समस्या दूर करना चाहता हूँ। तुमने ये बहुत अच्छा विचार किया है बेटा, मैं तुम्हारे इस विचार से बहुत खुश हूँ। अब ये सब देखकर सरपंच जी अपने बेटे को मदद करने की इच्छा दर्शाते हैं और वो श्याम से, बेटा, जिस भी प्रकार की मदद चाहिए बेझिझक मुझे बोलना, मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगा। ठीक है पिताजी,
अगर मुझे किसी भी चीज की मदद लगेगी तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है बेटा। ऐसा कहकर सरपंच जी वहां से चले जाते हैं। अब श्याम उस तरबूज को लेकर एक जगह रख देता है और उसका ऊपर का हिस्सा काटकर उसमें अंदर का सारा भाग निकाल डालता है और वो निकालने के बाद उस तरबूज में नीचे एक छेद कर देता है और उस जगह पर वो एक नल लगा देता है और वो तरबूज को अच्छी तरह से ट्रक में रख कर उस ट्रक को दूसरे गांव में ले जाकर वहां से उसमें पानी भरता है और पानी भरने के बाद शाम वो ट्रक लेकर अपने गांव में चला आता है और गांव में जाकर गांव के बीचों बीच ट्रक को खड़ा कर देता है और पूरे गांव वालों से लाउड स्पीकर लगाकर कहता है, सुनो 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 गांव वालों, आज तक हमारे गांव में पानी की बड़ी भीषण समस्या थी, मगर आज के बाद ये समस्या कभी भी नहीं रहेगी। भैया ये कैसे मुमकिन है? मैंने हमारे गांव में एक विशाल तरबूज ट्रक बनाया है। इसकी मदद से हमें कभी भी पानी की समस्या नहीं रहेगी और हमें इस बरसात में ढेर सारे पेड़ पौधे लगाने होंगे, समझे? हाँ श्याम भैया, इस बरसात में बहुत सारे पेड़ पौधे जरूर लगाएंगे। ऐसा बोलते ही सारे लोग इसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं और विशाल तरबूज के नल से सारे गांव वालों को पानी बांटता है और सारे गांव वाले पानी पाकर बहुत खुश हो जाते हैं और खुश होकर शाम को ढेर सारा धन्यवाद देते हैं। अब ये सब देखकर सरपंच जी की आंखें नम हो जाती हैं और वो अपने लड़के का नाम और उसका काम देखकर फूले नहीं समाते। अब गांव वालों को पानी का महत्व समझ आ जाता है और उस गांव के लोग अब पानी का महत्व समझकर उसकी कीमत करना जानते हैं और गांव में अगली बारिश के मौसम में सारे गांव वाले अब बहुत सारे पेड़ पौधे लगाते हैं और उसकी देखभाल भी करते हैं। इसी तरह शाम अपने गांव वालों की विशाल तरबूज की सहायता लेकर मदद करता है। श्रीरंगपुर नाम के गांव में रवि नाम का एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहता था। रवि बहुत मेहनती और ईमानदार आदमी था। रोज सुबह जल्दी उठकर अपने बैलों को घास डालता, फिर घर के सामने लगाई हुई बाग में पेड़ पौधों को पानी डालता और ये सब करके खेत में चला जाता। वो और उसकी पत्नी दिन भर खेतों में मेहनत किया करते थे, लेकिन इस साल बारिश अच्छी ना होने के कारण खेतों में फसल भी अच्छी नहीं आई थी। इसी बात को लेकर रवि और उसकी पत्नी गीता बहुत चिंता में रहते थे। आपको क्या लगता है इस साल हमारा गुजारा हो जाएगा? क्योंकि फसल ही नहीं आई है और खेत के कुएं का पानी भी कम हो गया है। नहीं तो हम कुएं के पानी से कुछ सब्जियां उगाकर बेच सकते थे। पता नहीं भाग्यवान, इस साल हमारे नसीब में क्या लिखा है। जो भी होगा देखा जाएगा, तुम चिंता मत करो। बात तो गीता एकदम सही कह रही है। मैं खुद भी सोच सोच कर परेशान हूँ कि आगे क्या करूँ। 3-4 महीने तो हम गुजारा कर लेंगे, लेकिन उसके बाद दूसरी फसल आने तक क्या करूँ, गुजारा कैसे होगा। तभी रवि को उसके बच्चे राहुल और रूपाली हंसते खेलते हुए स्कूल से आते हुए दिखाई देते हैं। उन दोनों को हंसता खेलता घर आते देख रवि अपने सारे दुख दर्द भूल जाता है। दोनों बच्चे उसके पास दौड़ते हुए आते हैं और उसके गले लग जाते हैं। आ गए मेरे 2 अनमोल रतन, चलो अब जल्दी जल्दी हाथ मुंह धो लो और कुछ खा लो। हाँ पिताजी, हम अभी आए। सब लोग घर में जाते हैं और खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन रवि और गीता अपनी बैल बंडी लेकर खेत में जाने के लिए निकलते हैं। खेत में जाकर अपने अपने काम पूरे कर लेते हैं। जब सूरज सिर पे आता है तो दोनों एक पेड़ के नीचे खाना खाने बैठ जाते हैं। अजी, आपने तो कल मेरी बात टाल दी, लेकिन क्या सचमुच आपको आगे का सोचकर चिंता नहीं होती? हाँ, चिंता तो बहुत होती है मुझे, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। तुम्हें तो पता है, एक किसान का जीवन बिल्कुल भगवान के ऊपर निर्भर है। अच्छी बारिश आई तो अच्छी फसल होगी, लेकिन फिर बाजार में बेचने जाओ तो हमें उसके अच्छे दाम भी नहीं मिलते और हमारा उगाया अनाज अगर हम दुकान से खरीदने जाए तो वो भी बड़े चढ़े दाम में खरीदना पड़ता है। न भगवान साथ देता है और ना ही ये बीच में बैठे दलाल चारों तरफ से किसान को जकड़ कर रखा हुआ है। हाँ जी, वो तो है। दोनों अपना खाना और काम खत्म करके घर चले जाते हैं। आज भी रोज की तरह रवि अपने बच्चों की राह देखते हुए आंगन में बैठा हुआ था, लेकिन अभी तक राहुल और रूपाली नहीं आए थे। गीता, बच्चे अभी तक नहीं आए। स्कूल की छुट्टी होकर तो अभी 2 घंटे हो गए। इतना वक्त क्यों लग रहा है दोनों को? अजी, बच्चे हैं, खेल रहे होंगे कहीं, आ जाएंगे, आप इतनी चिंता मत करो। रवि को बेचैनी सी होने लगी। अपने मन को बहलाने के लिए वो गायों को घास डाल रहा था। तभी उसकी बच्ची रूपाली दौड़ते हुए रवि के पास आई और उसे चिपक कर रोने लगी। ये देखकर गीता भी बहुत डर गई। क्या हुआ मेरी राजकुमारी,
क्यों रो रही हो? और राहुल कहाँ है? किसी से झगड़ा हुआ है क्या? रूपाली बहुत रो रही थी। ये देखकर गीता को समझ में आ गया कि कुछ न कुछ अनहोनी हुई है। वो रूपाली के पास आई और उससे पूछा, अरे बेटा ऐसे रो मत, क्या बात है, जल्दी बताओ। माँ, राहुल भैया खेलते खेलते सड़क पर एक बड़ी गाड़ी से टकरा गए। उन्हें बहुत चोट आई है। माँ, वहाँ पर खड़े लोग भैया को हॉस्पिटल लेकर गए हैं। ये सब सुनकर रवि और गीता के पैरों के तले की जमीन खिसक जाती है। गीता रोने लगती है। रवि अपने आप को संभालता है। तभी रवि के पड़ोसी किशन और रामू वहाँ आते हैं। रवि उन दोनों के साथ हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ता है। अरे रामू, अब क्या होगा? मेरे राहुल को कितनी चोट आई होगी। रवि भाई, तुम हिम्मत मत हारो। क्या पता वहां जाकर हमें पता चले कि कुछ ज्यादा हुआ ही नहीं। अपने आप को संभालो। तीनों दोस्त हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। डॉक्टर तीनों को उनके केबिन में बुलाते हैं। देखो रवि, राहुल के सिर के पिछले हिस्से में बहुत गहरी चोट आई है। वो भी आईसीयू में है। हमें तुरंत 2 दिन में सर्जरी करनी होगी, वरना राहुल कोमा में भी जा सकता है। जी डॉक्टर साहब, आपको जो सही लगे वो करिए, बस मेरे राहुल को बचा लीजिए। रवि, तुम्हें 2 दिनों में 5 लाख का इंतजाम करना पड़ेगा। तुम जल्द ही पैसों का इंतजाम करो। मैं तुरंत शहर से डॉक्टरों की टीम बुला लेता हूँ। ऐसा कहकर डॉक्टर वहाँ से निकल जाते हैं। रवि अब बहुत चिंता में पड़ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि इतनी बड़ी रकम वो कहाँ से लाए। रामू और किशन राहुल के पास रुकते हैं और रवि खुद पैसों का इंतजाम करने के लिए घर की ओर निकल पड़ता है। रास्ते से जाते जाते वो सोचता है, इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है, ना ही कोई ऐसा रिश्तेदार है जो मुझे इतनी बड़ी रकम दे। अब मुझे मेरी जमीन और घर बेचना पड़ेगा। मजदूरी करके अपने परिवार का पेट भर लूंगा, लेकिन मुझे मेरे राहुल को बचाना है। रवि घर जाता है और गीता को सारी बात बताता है। गीता बहुत डर जाती है। वो अपने पास जो 1-2 जेवर थे वो सारे रवि को दे देती है। रवि वो जेवर लेकर सोनार के पास जाकर बेच आता है और अपनी पुश्तैनी जमीन बेचने से पहले एक बार अपने खेत जाने की सोचता है। वो खेत में जाकर विशाल बरगद के पेड़ के नीचे बैठता है, जहाँ वो हमेशा बैठा करता था, और जोर जोर से रोने लगता है। हे मेरे पूर्वजों, मुझे माफ कर देना। मैं ये हमारी पुश्तैनी जमीन नहीं बचा पाऊंगा। मुझे माफ कर देना। रवि अपने खेत की थोड़ी मिट्टी उठाकर अपने माथे पर लगाता है। तभी रवि को एक आवाज सुनाई देती है। रवि, रो मत रवि। रवि इधर उधर देखता है, उसे कोई दिखाई नहीं देता। तुम्हारे पीछे देखो रवि, मैं हूं बरगद का पेड़। पेड़, तुम बोल सकते हो? डरो मत रवि, मैं तुम्हारा बरगद का पेड़ हूँ। और हाँ, मैं बोल सकता हूँ, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। मैं सदियों से तुम्हारे खेत में हूँ। तुम और तुम्हारे सभी पूर्वजों ने मेरा बहुत ख्याल रखा है। डरो मत दोस्त, तुम मुझे मेरे बेटे जैसे हो। मुझे बताओ, तुम क्यों रो रहे हो? शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। रवि घटी हुई सारी घटना उस जादुई पेड़ को बयां करता है। अब तुम ही बताओ, ये जमीन बेचने के सिवाय मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। अब मैं क्या करूं? चिंता मत करो दोस्त, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तभी जादुई पेड़ रवि के सामने एक सोने से भरा हुआ बहुत बड़ा घड़ा रख देता है। ये लो, ये सोने का घड़ा तुम घर लेकर जाओ। इसमें से कुछ सोना बेचकर तुम अपने बेटे का इलाज कर लो और बचे हुए पैसों से जरूरतमंद लोगों की मदद करो। ये धन तुम्हारे पास हमेशा रहेगा। रवि उस जादुई पेड़ को बहुत धन्यवाद देता है और वो घड़ा घर लेकर जाता है। घर जाकर गीता को वो सारी घटना बताता है। उस घड़े में से थोड़ा सा सोना रवि सोनार को बेच देता है और अपने बेटे का इलाज करवाता है। कुछ दिनों बाद राहुल भी स्वस्थ होकर घर आता है और एक बार फिर रवि के घर में खुशहाली छा जाती है। रवि उस जादुई पेड़ से मिले खजाने का सही इस्तेमाल करता है। गांव में एक स्कूल और एक अस्पताल बनवाता है ताकि गांव के लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए कहीं बाहर न जाना पड़े। जादुई पेड़ भी उसके दिए हुए धन का सही इस्तेमाल होते देख बहुत खुश था।